बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस बयान के बाद कि वो 29 नवंबर को अपने ओहदे से सुपुर्दोश हो जाएंगे, ये बहस, उनकी एक्सटेंशन वाली बहस कम से कम ख़त्म हो गई है। फ़ज़ा क्लियर हो गई है मामलात, और अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। क्या मरीम नवाज शरीफ ने जिस जनरल की तरफ इशारा किया था वो आर्मी चीफ होंगे या कोई और साहब होंगे? 5-6 सीनियर जो जर्नैल हैं उनमें से किसके नाम ये खुशकिस्मती का कुर्रा निकल सकता है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को कमान करे? उनमें जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम भी शामिल है, और इमरान खान साहब जो हैं वो अब तड़प रहे हैं। उनकी जो फड़फड़ाहट है वो देखने के लायक है। और फिर ये भी एक सवाल, अहम सवाल है कि क्या आर्मी चीफ की अमेरिका से वतन वापसी के बाद इंतज़ार किए बगैर नवंबर के आखिरी हफ्ते का नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए? इस बात पर भी गौर हो रहा है, और ताकि यार ये जो ख़त्म हो, जो ABCD वाला इशू चल रहा है, ये क्लियर हो जाए, पता चल जाए जनाब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मुखमसे में से निकालें कौम को। ये भी एक चल रहा है। और फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामी टच देने की कोशिश की है। इमरान खान की जो दरख्वास्त है नैब में तरामीम के ख़िलाफ़, उसमें मिस्टर जस्टिस एजाज़ अल हसन ने इस्लामी टच देने की कोशिश की है। इस पर बात करेंगे। ये बहुत अहम मामला है। जो इमरान खान का ख़त्म होता हुआ बयानिया है, अगर इमरान खान की दरख्वास्त ये मंजूर हो जाती है तो उस बयानिए को नए सिरे से खड़ा करने वाली बात होगी। मैंने कहा था कि 4 अक्टूबर बहुत अहम है, और आज 5 हो गई है, और कल 6 अक्टूबर को भी इस केस की जो है वो समाअत होगी। इसकी तफसीलात से आगाह रहना बड़ा ज़रूरी है। और फिर खान साहब फिर मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। उन्होंने इशारे देने शुरू कर दिए हैं। वो क्या मामला है? और पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खान साहब हलफ वगैरह लेते फिर रहे हैं, पंजाब में हलफ लिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि खान साहब साढ़े वाल न तको, अपने बंदियां नूं खुद तैयार करो, असी सहूलतकार नहीं बनना। पहले जनरल साहब की बात से शुरू कर लेते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा, ये मेरे लिए ख़बर नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि एक्सटेंशन नहीं लेनी उन्होंने, और उन्होंने अमेरिका में कह दिया। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब अभाम जो है वो दूर हो गया है। ये आसिफ ख्वाजा साहब जो है अभाम पैदा भी कर देते हैं बाज़ का। जो इनकी पसंदीदा जर्नैल होता है ना आर्मी चीफ, वो होता है कोर कमांडर गुजरांवाला। अब भी ये 5वें 6ठे नंबर पे खींच के गुजरांवाले वाले जो जनरल हैं उनको भी, यानी 5 से 6 पे पहुंच गए हुए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जनाब उसके बाद भी ये अगर जो लिस्ट भेजी जाती है GH की और आर्मी चीफ की तरफ से, उसके अलावा भी अपनी पसंद के आर्मी जर्नैल को आर्मी चीफ वज़ीर आज़म मुकर्रर कर सकते हैं। हमारा ये गुजरांवाले वाली बात जो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब कमर जावेद बाजवा साहब का इशू था ना आर्मी चीफ मुकर्रर करने का, वो फैसला हो चुका हुआ था, बहुत सारे लोगों को पता चल गया हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर डाल दिया था जनाब फ़लाँ फ़लाँ नाम भी ज़ेरे गौर आ सकते हैं। और उन्होंने उस वक्त के जो कोर कमांडर गुजरांवाला थे उनका नाम जो है वो शामिल किया था। अब ये जो फैसला है ना आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ना होने का, ये सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा का फैसला नहीं है। मैं पहले भी, अगर आप रेगुलरली मुझे सुनते हैं मेरे व्लॉग, तो आपको याद होगा कि अभी DG ISI का जो फड्डा था इमरान खान का तबादले वाला, जनरल फैज़ हमीद को जब कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया था और ये उनको नहीं छोड़ रहे थे, उससे भी पहले मैंने ये कह दिया था कि रावलपिंडी में ये फैसला हो चुका हुआ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये एक इज्तिमाई फ़ैसला है, और ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा, आज भी उन्होंने ये कहा कि जो फ़ैसला हो चुका है उसका मैं एहतराम करूँगा। और दूसरी बात ये मैंने कहा था कि जो जनरल फैज़ हमीद वाला बैच है
उसके अलावा भी मैं ये कहता रहा हूँ कि सितंबर वाले बैच का भी ख्याल रखें। सितंबर वाला बैच जो है वो भी बेड़ा है मैं, और सितंबर वाले बैच में सितंबर 2018 में मेरे को 27 या 28 सितंबर को प्रमोशनें हुई थी, कुछ तरक्कियाँ हुई थी मेजर जनरल्स की, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे जनरल हाफिज आसम मुनीर शाह साहब का नाम भी शामिल था। मरियम नवाज़ ने नाम लिए बगैर ये कहा कि जनाब जो पिंकी पीरनी है उन्होंने लिए गिफ्ट हार हीरे के, और फिर जिस ईमानदार अफसर ने शिकायत की बताया आपको, आपने उसे ट्रांसफ़र करवा दिया। अच्छा, मरियम ने नाम नहीं लिया था, ये सारी दुनिया को पता है, मैं भी विलाग कर चुका हूँ, हमारे और दोस्त भी कर चुके हैं कि वो जो हार उन्होंने लिए थे मलिक रियाज से, तो फिर ये आसम मुनीर साहब DGIS सही थे, इन्होंने शिकायत की, बताया इमरान खान को कि जनाब ये हो रहा है, तो फिर इमरान खान ने जनरल कमर जवेद बाजवा से कह के उनको ओहदे से हटवा दिया, उनकी जगह फिर फैज़ हमीद साहब आ गए, ये पता है। लेकिन इसका जो खोला है, खुलासा किया है, वो शेख रशीद साहब ने। उन्होंने कहा जनाब अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना चाहती हैं मरियम और आसम मुनीर को, उन्होंने फिर आसम मुनीर का नाम ले दिया। वो पहले भी पता था लोगों को, लेकिन उन्होंने खुल खिला के एक तरह से आसम मुनीर साहब को उन्होंने मतनाज़ा बनाने की, जैसे दूसरी तरफ फैज़ हमीद की बात हो रही है, इसी तरह आसम मुनीर को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की शेख रशीद साहब ने कि जनाब ये तो उनके चहेते हैं मरियम के, या नून लीग के, या शरीफ फैमिली के, जो भी आप नाम इसको दे दें। इमरान खान साहब ने फिर रौला डाला हुआ है कि जनाब एक मुजरम जो है वो नए आर्मी चीफ का फैसला कैसे कर सकता है, ये खान साहब कह रहे हैं। और वहाँ नून लीग में ये आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब क्योंकि अब मामला क्लियर हो गया है, आर्मी चीफ ने खुलकर कह दिया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, जो फ़ैसला हुआ था उसका एहतराम करूँगा और अपनी रिटायरमेंट की उम्र पे सबको दोष हो जाऊँगा, या रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन के मुताबिक जब मैं रिटायर होने वाला हूँ यानी 29 नवंबर को, तो मैं घर चला जाऊँगा। तो अब ये तो अब ज़रूरत नहीं है जनाब आप कर दें जो मैंने कहा कि महकमे से निकाल दें, ये बड़े शद्दोमत के साथ बात जो है ये नून लीग के हलकों में हो रही है। इवन ये कि जो शाद खान अब्बासी साहब हैं वो भी इस चीज़ के हामी हैं मेरी इतला के मुताबिक कि जनाब ये जल्द नोटिफिकेशन कर दिया जाए, जैसा कि पहले भी एक मरतबा हो चुका है। जब असलम बेग की जगह नए आर्मी चीफ का तकर्रर हुआ था, वो 1-2 माह पहले ही तकर्रर कर दिया गया था, वो भी नवाज शरीफ ही का तो हो रहा था। एक तो सैयद आसम मुनीर अहमद शाह साहब जो हैं वो हैं पहले नंबर पे, जब उस वक्त ये वक्त आएगा, और उसके बाद जनाब सार शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। तमाम लोग जो हैं वो अपने अपनी फील्ड में या अपने अपने जो उनका माजी है उस हिसाब से एक तरह से हीरे हैं। फैज़ हमीद साहब का भी जो एक इमरान खान वाला अगर हटा दिया जाए तो प्रोफेशनली वो भी बड़े स्ट्रांग समझे जाते हैं, लेकिन उनका वो हो गया साथ अटैच हो गए, एक लग गया उनके नाम के साथ ठप्पा इमरान खान का, तो वो थोड़े से मुतनाज़ा हो गए। और फिर जनाब सार शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं कोर कमांडर रावलपिंडी, और वो उनके वालिदैन जो है वो बचपन में फौत हो गए थे हादसे में, तो फिर वो फ़ौज ही उनका ओढ़ना बिछोना रहा। बल्कि ये कहते हैं कि जब उन्होंने वो जो फार्म वगैरह नहीं फिल करते पेंशन का और रिटायरमेंट के बाद वाला, तो नेक्स्ट टू किन जो है उन्होंने अपनी जो इब्तदाई यूनिट थी उसका नाम लिखा हुआ है, और शादी भी उन्होंने कुछ लेट ही की। और फिर इनके बाद अज़हर अब्बास साहब हैं, बड़े मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। और फिर नमान महमूद साहब हैं, ये NDU के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। और फिर आते हैं जनाब फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर बहावलपुर। और फिर जिनका मैं गुजरांवाला बात करता हूँ कि ख्वाजा साहब जो हैं ख्वाजा आसफ गुजरांवाला, तो उनकी डिवीज़न है गुजरांवाला, तो वो उनके कोर कमांडर को हमेशा लिस्ट में किसी न किसी अंदाज में शामिल कर सकते हैं। वो मोहम्मद आमिर साहब हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अब जो बात है जनरल फैज़ वाली, जो फ़ौज में काम तासर है कि जो मुतनाज़ा हो जाए जनरल, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और फिर आसम मुनीर साहब को मुतनाज़ा करने की कोशिश की है शेख रशीद ने, और बहरहाल ये तो 2 नंबरी करते हैं ना। वो आसम मुनीर साहब ने क्या ऐसा काम किया कि लगे कि वो उनका है, सिवाय इसके कि उन्होंने चोरी पकड़ी थी इमरान खान की।
तो आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये मैंने अर्ज़ किया कि सितंबर 2018 में जो प्रमोशन हुई थी ये उनमें शामिल थे। और फिर जो इनको बैज वगैरह लगे थे ना, वो लगे थे लेट, और शायद इन्होंने 25 अक्टूबर को DGI/SI का ओहदा संभाला था। और कुछ लोग कहते हैं कि जनाब वो 27 नवंबर तक उनकी है मुद्दत मुलाजमत। मेरा ख्याल है अक्टूबर के आखिर तक उनकी मुद्दत मुलाजमत है। अगर कबल अज़ वक्त नोटिफिकेशन की बात होती है फिर तो उनका नाम जो है वो आ सकता है उस लिस्ट में। बहरहाल देखिए अब क्या होता है। वो मैंने पता किया किसी से जो वाकफ़ान हाल हैं, तो मैंने कहा जनाब इनका बड़ा चर्चा है आजकल, आसिम मुनीर अहमद शाह साहब का। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर उस वक्त तक जब वो लिस्ट जाएगी ये अपने ओहदे पे हुए, लेफ्टिनेंट जनरल हुए, तो यकीनी तौर पे पहले नंबर पे नाम इनका होगा। उससे उन्होंने मुझे थोड़ा मशकूक कर दिया कि जनाब शायद उस वक्त इनका नाम उस वक्त ये फील्ड में ना हो, रिटायर हो चुके हों। बहरहाल बाकी जो हैं उनमें से एक जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगना है, और एक साहब जो है वो आर्मी चीफ लगने हैं। और इतला मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो लिस्ट जाएगी उसमें सीनियर मोस्ट जो 2 बंदे होंगे वो नून लीग के लंदन वालों का यह ख्याल है कि उनका तकर्रर कर दिया जाए उसी तरतीब से, या आगे पीछे कर लें, यानी पहले वाले को आर्मी चीफ लगा दें और दूसरे वाले को चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ्स जो स्टाफ कमेटी है वो लगा दें, या फिर आगे पीछे कर लें। ये बस इतना उसमें होगा। और कबल अज़ वक्त वाली जो बात है ये दिल को लगती है, मेरी इतला नहीं है, लेकिन दिल को लगती है कि कबल अज़ वक्त कुछ हो सकता है। अब जनाब वो जो नैब वाला केस है जिसको मैं बड़ी अहमियत देता हूँ, इमरान खान के एक तो यही बयानिया कि जनाब मैं बड़ा खुद पसंद हूँ, अनापरस्त हूँ, अमेरिका के आगे डर जाता हूँ, फलां के आगे डर जाता हूँ, खारजा पॉलिसी ये बनाऊँगा, कर्जा मुंह पे मारूँगा। वो अलग बात है कि अमल और जो उनकी गुफ्तगू है उसमें कौलो फेल का जिसको तजाद कहते हैं वो मौजूद है। एक बयानी उन्होंने अमेरिका वाला गढ़ा, बैरूनी साजिश वाला, वो तो गिर गया धड़ाम से, वो तो चकनाचूर हो चुका हुआ है। दूसरा इनका बयानिया ये था कि बाकी सारे चोर हैं, मैं साध हूँ, मैं नेक हूँ, पाक हूँ, और बाकी सारे चोर हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली 2 बड़े लटेरे हैं। कभी कभी ये किसी दौर में डाकू कहते होते थे परवेज़ इलाही वगैरह को, अब उनके साथ इनकी मोहब्बत की पिंगे हैं, हुकूमत मिलके बनाई हुई है। बहरहाल ये इनका कोई दीन मज़हब इस हवाले से नहीं है खान साहब का। तो अब खान साहब नैब में जो तरमीम की है जिसके बाद बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला, जिन इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी सियासतदानों के ख़िलाफ़ और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था नैब के इदारे को, उसका ख़ात्मा हो गया। लोग जो रेफरेंस हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए, और ख़ान साहब लेके गए हुए हैं इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस हैं उमर बंदयाल साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं और एजाज़ अल हसन साहब हैं। अब वहाँ ये बात कर रहे हैं इमरान खान के वकील के जनाब उसमें ये तरमीमें की, ये बड़ा गैर आइनी बात तो को बता नहीं रहे कि आइन से हटकर क्या हो गया है। तो फिर वो कह रहे हैं जनाब बंदयाल साहब कि अगर यार ये इस कानून के तहत लोग जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस ख़त्म हो गए, जो प्ली बारगेनिंग वाले लोग हैं वो तो अपने पैसे वापस मांगेंगे, तो हुकूमत का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, पैसे वापस करने पड़ेंगे। सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, वो हम ख्याल बेंचों का हिस्सा नहीं रहे, वो उनका अपना एक नज़रिया है, इंडिपेंडेंट किस्म के जज हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया कि अगर पार्लियामेंट जो है ये ख़त्म ही कर दे नैब कानून को तो फिर हम क्या कर लेंगे, अदालत फिर क्या करेगी? जो पार्लियामेंट ने कानून ख़त्म किया है कभी बहाल किया है अदालतों ने? तो उनके वकील जो हैं ख्वाजा हारिस अहमद, उन्होंने कहा कि हाँ जी 1990 में जब उन्होंने सन बताया कि एक कानून था वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था, इस तरह की उन्होंने बात की। अब मेरे जहन में वो नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट का ख़त्म किया हुआ कानून उन्होंने बहाल किया हो सुप्रीम कोर्ट ने। तरामीम जो है ऐसा ज़रूर हुआ कि तरामीम की गई, तरामीम ख़त्म करके पुराना कानून बहाल कर दिया गया हो, ऐसे ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा मेरे जहन में कि कानून बिल्कुल ही तहलील कर दिया हो
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जनाब ये तहलील की करने वाली बात है, ये गलत है। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब एजाजुल हसन साहब जो हैं वो उन्होंने दिया इसको इस्लामी टच। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एहतसाब का अमल है ना, ये इस्लाम का बुनियादी असूल है। और उन्होंने ये भी फरमाया कि अदालत और पार्लियामेंट दोनों को आइन और शरीयत के ताबे रहकर काम करना होता है। यानी अब उन्होंने इस्लामी टच दिया है नैब के कानून को। और ये भी तो देखें ना, एहतसाब के नाम पे इंतकाम इस्लामी है या ये गैर इस्लामी है, इसको इस तनादर में भी इसको देख लिया जाए। और मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनका जनाब आपको ये मामला पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। आप मुंतखब, आपके लोगों ने मुंतखब करके अपना जो हुक्मरानी का हक़ है आपको अमानत के तौर पे उन्होंने दिया, और आपने अपने हलके के लोगों से पूछे बगैर इस्तीफ़े दे दिए। ये मामला असम्बली में उठाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इमरान खान की ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो वो उनका जो बयानिया है ना एहतसाब वाला, वो उसको दोबारा उठाएंगे। अगर ये मुस्तरद हो जाती है उनकी दरख्वास्त, तो फिर मैं समझता हूँ कि सत्य खैरान है, मुल्क वास्ते भी, सियासतदाना वास्ते भी और अदारियाँ वास्ते। अच्छा जी, आज इमरान खान साहब ने लाहौर में हलफ लिया, उसी तरह जैसे केपी में लिया था वही हलफ उन्होंने लिया जनाब के। और फिर उनका जनाब लॉन्ग मार्च की जो तारीख है ना, वो मैं दूंगा, मैं बताऊंगा कि किस तारीख को निकलने। आप तैयार रहें। 6-6 हज़ार बंदा हर ज़िला में से वो कहते हैं हमने इकट्ठे करने हैं। और फिर मैं बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं पता कि तारीख कौन सी है। तारीख का ऐलान जो है वो कहते हैं मेरे दिल में है, और मैं नहीं वो बताऊंगा, मैंने ऐलान करना है और मैंने अभी किसी को बताना नहीं वो क्या तारीख शुरू है। और साथ ही खान साहब की सालगिरह भी आज मनाई गई, और खान साहब की सालगिरह पे भी 2 नंबरी के सवालात उठ गए। अब खान साहब का एक पुराना शनाख्ती कार्ड है जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, और वो फ़ोटोशॉप नहीं है बज़ाहिर, और उनके पासपोर्ट की एक कापी भी वो सर्कुलेट कर रही है। तो वो उसके मुताबिक वो पैदा हो गए 25 नवंबर 1952 को, और वो 5 अक्टूबर को मना रहे हैं अपनी सालगिरह, वो भी और उनके कारकुन भी। अब पता नहीं दोनों में से सही तारीख क्या है। जो डॉक्यूमेंट्स में तारीख होती है उसको अगर तब्दील करवाना हो तो फिर शायद अदालत के ज़रिए वो कोई डिग्री शिग्री लेनी पड़ती है, हुक्म लेना पड़ता है। अब पता नहीं इसमें भी कोई शुआओं का चक्कर है, सितारों का चक्कर है, इल्मुल अदात का कोई चक्कर है, रमल शमल जो भी होता है, जादू टूना, उसका चक्कर है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ ही बदल दी जाए। और अगर डेट ऑफ बर्थ ये वाली होगी तो खान साहब फिर आप हुक्मरानी करेंगे, और नवंबर में चले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा फ़लाँ सितारा फ़लाँ घर में चला जाएगा, और फ़लाँ बुरुज जो है वो उल्ट जाएगा, फ़लाँ बुरुज सीधा खड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है। बहरहाल इसमें भी एक खान साहब की 2 नंबरी है। अब खान साहब भाग कहाँ से रहे? खान साहब ने 9 हलकों में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। पहले 26 सितंबर को शायद उसकी पोलिंग थी, फिर वो सैलाब की वजह से फ़ौज जो थी वहाँ मसरूफ़ थी, तो सिक्योरिटी के मामला थे, तो इलेक्शन कमीशन ने अब उसकी जो तारीख़ है वो 16 अक्टूबर मुकर्रर कर दी है। पोलिंग जो है 16 अक्टूबर को। जो 9 उसमें कौमी असम्बली के हलके हैं और 3 जो हैं वो सूबाई हलके। 9 के 9 हलकों में खान साहब खड़े हैं। जलसे जुलूस भी बड़े किए हैं इन्होंने उम्मीदवार के तौर पे पीटीआई के। और अब उन्होंने लाहौर में ये कहा है कि हो सकता है 16 अक्टूबर को इलेक्शन ही ना हो, ये उन्होंने कहा। यानी इलेक्शन उनकी अब पहली तरजीह नहीं रही। उसकी वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया है कि जनाब ये इलेक्शनों के चक्करों में ना पड़े, अभी से फ़िलहाल उधर ही ध्यान दें जो हमने लॉन्ग मार्च वगैरह करना है और इस्लामाबाद को घेरना है, जो भी करना है, हुकूमत को टफ़ टाइम देना है। तो वो इसके लिए ये चले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो जो 11 बंदों के इनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, उनमें से एक शकूर शाद साहब पहले गए थे। उनका जनाब मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था, मुझसे पूछे बगैर स्पीकर ने वो मुस्तरद कर दिया। वो उनका नोटिफिकेशन जो है, जो उन्हें डी नोटिफाई किया गया था, वो मुअत्तल कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया उन्हें। और फिर मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब, उनको तो करारदाद के ज़रिए हटाया गया था कि उन्होंने कहा था ना मैं गैर हाज़िरी की बुनियाद पे भी निकाला जा सकता है ना, साली इजलास मुकम्मल अगर
40 अजलास तक गैर हाज़िर रहे बंदा 40 दिन तक, तो फिर वो उनको करारदाद के ज़रिए उनकी नशिस्त खाली डिक्लेयर कर दी जाती है। तो खैर वो भी वापस आ चुके हो गए। ये जो इन्होंने जाते जाते 125 इस्तीफ़े दिए थे, उनमें से 123 जो हैं वो मंजूर कर गए थे कासिम सूरी साहब, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने कासिम सूरी साहब वाला नोटिफिकेशन जो है कलअदम कर दिया और नहीं भेजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। बाद में उन्होंने 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अब वो जो 11 बंदे हैं वो शकूर शाद वाले केस को बुनियाद बना के पहुँच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसकी समाअत के लिए उन्होंने फौरी समाअत की दरख्वास्त की, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं जनाब, रूटीन के मुताबिक कल उसकी वो कहते हैं समाअत होगी, यानी 6 अक्टूबर को उसकी समाअत होगी उस दरख्वास्त की। उसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब भी हैं, फ़रख हबीब साहब भी हैं, शीरी मज़ारी साहब भी हैं, एजाज शाह साहब भी हैं, जो भी थे। अब वो ये कह रहे हैं जनाब हमें भी वो तलब करके बुला के हमारा मौक़िफ़ पूछ के ये इस्तीफ़ों वाला प्रोसेस जो है ये मुकम्मल किया जाए। अब उन्होंने वो कान इस तरफ से नहीं इस तरफ से पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, लेकिन हमें पहले बुला के पूछा जाए, सबको 123 के 23 बंदों को बुलाया जाए, ऐसे ही मंजूर ना किए जाएँ पिक एंड चूज़ किए बगैर ये आप काम करवाएं जनाब, सबको बुलाएं जो भी करना है उन्होंने। और फिर उनके इस्तीफ़े मंजूर करने का जो नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर देती है तो फिर ये 16 अक्टूबर वाले इलेक्शन जो हैं, जो पोलिंग डे है, ये इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। खान साहब इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि वो 16 को जाएंगे, बंदे हमारे कल जाएंगे, वो पहली पेशी पे शायद मुअत्तल हो जाए, क्योंकि पहले से प्रेसिडेंट मौजूद है शकूर शाद वाली, तो फिर इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन हो जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बहाल हो चुके होंगे। हो सकता है ये लोग जो है वो पार्लियामेंट में भी कम से कम 11 लोग जो हैं वो चले जाएँ, लेकिन खान साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। और पंजाब हुकूमत में एक तरफ वो हल्फ ले रहे थे और दूसरी तरफ जो वज़ीर दाखिला है पंजाब के हाशिम डोगर साहब, उन्होंने ऐलान फरमाया कि हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी पंजाब हुकूमत और शुरा को कोई सहूलियात नहीं देंगे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे PTI के लॉन्ग मार्च के लिए। ये पहले भी पंजाब में बातें हो रही हैं कि ये तो खैर शायद किसी और तनाज़र में कह रहे हैं कि जनाब ये ना कहा जाए कि पंजाब हुकूमत सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है PTI के धरने के लिए। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन है कि परवेज़ इलाही साहब ने इनके साथ नहीं खड़ा होना, जो लॉन्ग मार्च वगैरह का जो भी ये करेंगे, और ख़ान साहब जो भी तैयारी कर लें, ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च से भी भागना है। एक दफ़ा फिर आप देखिएगा, इन्होंने लॉन्ग मार्च से ख़ान साहब ने भागना है। जो इस्लामाबाद में तैयारियां हैं, अगर उनको देखा जाए तो ख़ान साहब, बल्कि यहाँ तक भी बात हुई, अभी मुझे साहब को बता रहे थे कि TV पे शाद खान अब्बासी ने कहा है कि अगर कुछ जाने ज़ाय हो जाती हैं ख़ान साहब की हरकत की वजह से तो इसके ज़िम्मेदार ख़ान साहब होंगे। ये मेरे ख्याल बहुत आगे की बात उन्होंने कर दी। आमतौर पे सियासतदान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। इससे मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद वाले जो हैं और इस्लामाबाद के साथ हुकूमत के साथ जुड़े हुए जितने भी इदारे हैं, और वो कहते हैं हमने फ़ौज को भी तलब करना है और उसकी मंजूरी भी कमीना ने दे दी है, तो फिर हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। और ख़ान साहब के बारे में बशीर मेमन साहब जो हैं साबिक़ DGFI, वो कहते हैं इतना बुज़दिल बंदा मैंने नहीं देखा। मेरी 2 दफ़ा झड़प हुई। एक दफ़ा तो झड़प हुई जब वो इनको पकड़ के मरियम के बारे में ख्वाजा आसफ़ वाला मामला था कि उन्होंने आर्टिकल 6 पढ़ो, फिर मरियम को उन्होंने कोई बदतमीज़ गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो पकड़ के ले गए, आज़म खान उनको बाथरूम में बंद कर दिया। इसमें मैं विला कर चुका हूँ पहले, मुझे खुद बशीर मेमन साहब ने ये बात बताई थी। तो फिर वहाँ उन्होंने कहा जनाब दुरूद शरीफ पढ़ो, उन्होंने कहा मैं बाथरूम में खड़ा होकर दुरूद शरीफ पढ़ा। फिर एक दफ़ा फिर वो कहते हैं मैंने जाना था मक्का और मदीना, तो फिर मैं आया था, तो इन्होंने फिर कोई बात की तो फिर वो तलखी हो गई, ये खड़ा हो गया और मैं भी तलख लहजे में, वो कहते शायद गाली मैंने नहीं दी, बल्कि गाली के करीब करीब जो मैंने कह सकता था कहा, और फिर ये खड़ा हो गया मेरे सामने, मैं भी खड़ा हो गया। फिर ये चल के दरमियान में अपने दफ्तर के जो भी जगह थी वो वहाँ तक पहुँचे, और फिर ये मेरी तरफ घूर के देखा इमरान खान ने, और फिर वाशरूम चले गए। और वाशरूम जाने के बाद वो कहते मैं चला गया। तो वो कहते हैं कि ऐसा बुज़दिल बंदा मैंने नहीं देखा अपने। वो कहते मैं पुलिस वाला हूँ
और मेरी पुलिस सर्विस है, तो मुझे पता है, चेहरा देख के पता चल सकता है कि इंसान में कितनी करज है और कितना वो बुज़दिल है। वो कहते हैं इमरान खान से बुज़दिल आदमी है ही कोई नहीं, मैंने नहीं देखा। वो कह रहे हैं बहरहाल अब देखेंगे किसके सर पे जरूरत करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इनका जो प्लान है। और एक इतला जो है वो कच्ची पक्की इतला है, पक्की नहीं है, कच्ची पक्की। वो ये है कि खान साहब कोई वफद तैयार कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढा जाए, मुज़ाकरात कर लिए जाएं, कोई बीच के रास्ते जो हैं वो निकाल लिए जाएं और फिर कोई ऐसी फेस सेविंग हो जाए कि असम्बली में वापस चल जाए। लेकिन ये कच्ची पक्की इतला है, ये अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता तो हो जानी थी मैच्योर खबर ये, लेकिन वो देर बहुत हो गई थी पहले ही। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं इस हवाले से पक्की खबर जो है वो आपको दूंगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।